को मुझे एक टेलीफोन आया और मुझे ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपको एक मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है, अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचिए। मैं लाहौर में था और यहाँ से फिर मैंने फौरी तौर पे कूच किया। मेरे साथ मेरे एक कज़न उस वक्त मौजूद थे, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं वो मेरे, मैं उन्हें भी साथ ले गया। मेरी टीम के लोग थे, उन्हें मैंने कॉल किया, वो मुझे रास्ते में मिले, उन्हें भी साथ ले गया। हम 2 गाड़ियों में भर के इस्लामाबाद की तरफ चले गए। इस्लामाबाद में जो बाकी सहाफ़ियों को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाया गया था वो सारे इस्लामाबाद में ही मौजूद थे और कुछ सहाफ़ी मेरे से पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच चुके थे और कुछ मेरे बाद पहुंचे। एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उस रात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। ये आखिरी काबीना की मीटिंग थी जिसको चेयर किया था इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म, और उस मीटिंग में कुछ बड़े अहम फैसले मुतवक्के थे जिनकी बुनियाद पर हम कुछ सहाफ़ियों को बुलवाया गया था। 7 में से 6 सहाफ़ियों का तो मुझे कंफर्म आज भी याद है, एक का नाम मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। इसमें मैं था, शहीद अरशद शरीफ थे, साबिर शाकिर भाई थे, मुईद पीरज़ादा भाई थे। इसमें मेरे भाइयों की तरह जमील फ़ारूकी, वो वहाँ पे उस दिन मौजूद था। उसके अलावा वहाँ पे फ़रिया इदरीस साहिबा मौजूद थी और गालिबन जो एक शख्सियत हैं वो ख़ावर घुम्मन साहब थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे ख्याल में वो थे। तो हम 7 सहाफ़ी वहाँ पे पहुँचे थे, कुछ मेरे से पहले और कुछ मेरे बाद आए थे। हमें बताया गया था कि हमारे साथ कुछ शेयर किया जाएगा और हम लोग ये तवक्को कर रहे थे कि हमें साइफ़र दिखाया जाएगा, क्योंकि साइफ़र ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसको सब देखना चाहते थे और जानना चाहते थे कि एक्चुअली साइफ़र के अंदर लिखा हुआ क्या है और जो इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं क्या वो उसी के अंदर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ओवरऑल हमें उस रात मायूसी हुई जब हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गए, क्योंकि जो हम तवक्को कर रहे थे कि हमें कोई चीज़ दिखाई जाएगी वो हमें दिखाने में उस वक्त की हुकूमत नाकाम रही। हत्ता कि उन्होंने साइफ़र को डी क्लासीफाई कर दिया था काबीना की मीटिंग में, और उसी डी क्लासिफिकेशन के नतीजे में उस साइफ़र को जब स्पीकर ने पढ़ा और डिप्टी स्पीकर ने पढ़ा तो उन्होंने रिज़ाइन करते हुए ये कहा था कि हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते, ये हुकूमत तब्दील की जा रही है और ये साम्राज्य के कहने पे की जा रही है, बैरूनी कुव्वत के। लिहाजा अगर किसी ने इस साइफ़र को पढ़ना और देखना है तो वो हमारे चैम्बर में आके अभी इसको पढ़ ले और देख ले। लेकिन उस वक्त कोई भी चैम्बर में नहीं गया उसको पढ़ने और देखने के लिए। हत्ता कि हमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये कहा गया, मैं और अरशद शरीफ एक कॉरिडोर से हम गुजर रहे थे तो हमें ये कहा गया कि इट कैरीज वेट, आप इसको मत देखें, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो साइफ़र वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। नादरीन, जिस वक्त ये फैसला किया गया कि साइफ़र में दिखाया जाएगा, उस वक्त हमें ये पता चला कि एक ब्यूरोक्रेट साइफ़र को लेकर वहाँ से गए हैं और अब वो राब्ते में नहीं है। ये बात यहीं पे मैं रोक देता हूँ। उस दिन और क्या हुआ, एक तो ये हुआ कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा था कि जो सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे उनमें से किसी को भी मना नहीं किया गया अपना मोबाइल टेलीफोन अंदर ले जाने से। हम सारे पहली मरतबा अपने मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो अंदर लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में घूम रहे थे। इमरान खान साहब एक मीटिंग कर रहे थे और उसके बाद इमरान खान साहब की हमारे साथ मुलाकात करवाई गई। ये मुलाकात जो है ये बाहर लॉन के अंदर कुर्सियां लगाई गई, वहाँ पे मुलाकात करवाई गई। शायद इमरान खान साहब और उनके लोगों को ऐसा लगता था कि अंदर अगर ये मुलाकात होगी तो ये टेप हो सकती है या इसको बग किया जा सकता है। इस किस्म के खदशात इमरान खान साहब के और उनके लोगों के दिमाग में थे। तो बाहर लॉन के अंदर कुर्सियाँ लगाई गई और वहाँ पर हमें बिठाया गया। हमें ऐसा उस दिन महसूस हो रहा था कि हम 2 अलग अलग मुल्कों की सरहद पे खड़े हुए हैं या 2 अलग अलग रियासतों की सरहद के ऊपर हम खड़े हैं, मुखालिफिन की सरहद पे हम खड़े हैं। वो इसलिए कि इससे पहले जब भी हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाते थे तो हमें लगता था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अमले का रवैया कुछ और होता था। उस दिन हमने देखा जो वहाँ पे ऑफिसर्स और अमला है उनका रवैया कुछ और है। ऐसा लगता था शायद वो चाह रहे हैं कि हम वहाँ से चले जाएं वापस। और जब अब सहाफ़ी को ऐसा महसूस होता है ना कि यहाँ से हमें कोई चाह रहा है कि हम वापस चले जाएँ, तो सहाफ़ी को लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी खबर है, मुझे यहीं पर रुकना चाहिए। तो इसको हमने भांप लिया था, तो हम वहाँ पे काफ़ी देर तक रुके रहे। इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हुई और ये बाहर लॉन में बैठकर मुलाकात हो रही थी। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो शायद मैं आपको पहले नहीं बता पाया। वहाँ 2 लाइनें लगाई गई थी ऐसे, कुछ चेयर्स यहाँ पड़ी थी, कुछ चेयर्स इस तरफ पड़ी थी और सामने इमरान खान साहब की 3-4 चेयर्स थी। एक में इमरान खान साहब बैठ गए और उन्होंने मुझे इशारा किया कि इमरान आप इधर आ जाएँ। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा जी मेरी जगह उधर है, मैं उधर बैठता हूँ। और मैं वैसे भी थोड़ा इस तरह इन चीज़ों का मैं एहतियात करता हूँ कि मैं जो मेरी जगह है वहीं पे मैं बैठूँ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आज आपकी नौकरी चली गई है, यू आर द विक्टिम। उस दिन मुझे अलीम खान ने नौकरी से निकाला था और ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल गई थी। तो इमरान खान साहब ने कहा दैट इज़ वाई मैं आपको कह रहा हूँ कि इधर आके बैठ जाए, आपकी नौकरी चली गई है। एक सारी यकजहती तौर एक कुछ चीज़ थी। तो अरशद शरीफ साहब ने मुझे यहाँ कंधे से पकड़ा, हालांकि मेरे साथ उनका इतना ज़्यादा उस वक्त ताल्लुक़ नहीं था।
उन्होंने मुझे कंधे से पकड़ा और पुश किया और कहा आप बैठ जाएं यहाँ पे, टुडे यू आर स्पेशल। तो मैंने वहाँ बैठने के बाद कहा कि अगर किसी और को अपनी नौकरी से प्यार नहीं है तो वो इमरान खान की दूसरी तरफ आके बैठ जाए। और ये मजाक में हम बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद संजीदा बातचीत शुरू हुई। इमरान खान साहब बैठे, उनका सारा का सारा फोकस इस बात के ऊपर था कि साम्राज्य आ रहा है, मैं इसको कभी तस्लीम नहीं करूंगा। ये जिस तरीके से मेरी हुकूमत गिरा रहे हैं ये गैर कानूनी गैर आईनी तरीका है। मैं अदालतों में भी जाऊंगा, मैं पब्लिक में भी जाऊंगा, मैं डेमोक्रेट हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। वो ये एक सियासी तकरीर कर रहे थे। हमने बार बार उनसे जनरल बाजवा, जनरल फैज के बारे में पूछा, लेकिन इमरान खान साहब उस बारे में बात करने से उस रात वहां पे गुरेज कर रहे थे। लेकिन वो ये कह रहे थे कि आप सब कुछ जानते हैं और अवाम के सामने सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। वो बार बार यही कह रहे थे कि ये खत है या साइफर है जिसके नतीजे में मेरी हुकूमत गिराई जा रही है, और ये हुकूमत गिराने के अंदर जो लोग शामिल हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करेंगे, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, एक और सवाल जो बहुत बड़ा सवाल था, क्या इमरान खान उस रात आर्मी चीफ को हटाने वाले थे? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसी खबरें चल रही थी और आधी रात को अदालतें भी खुल गई थी कि कहीं मार्शल लॉ ना लग जाए या कोई एडवेंचर ना हो जाए या कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। और ऐसे लोगों की दरखास्त के ऊपर खुली थी जिनके बारे में अदालत में उनके दाखिले तक मना थे। ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया गया था उस रात। इमरान खान साहब के कंट्रोल के अंदर इंतजामिया नहीं थी। ये मैं आपको बताता हूँ आगे जाके कैसे हमें ये सारा कुछ पता चला। हम जब वहाँ पे बैठे और बातचीत शुरू हुई तो साबिर शाकिर साहब जो है वो अपने मोबाइल को बहुत एक्टिवली देख रहे थे और उसके अंदर खबरें आ रही थी लगातार, और वो उन खबरों को उस मीटिंग के अंदर शेयर करते जा रहे थे। वहाँ पे मौजूद थे शहबाज गिल साहब, गालिबन वो भी चीज़ें शेयर कर रहे थे कि अपडेट डेवलपमेंट हो गई है, अब ये डेवलपमेंट हो गई है, इस वक्त जो है वो अदालत खुल गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी पहुँच गए हैं। साबिर शाकिर साहब ने गालिबन ये रिपोर्ट किया कि बाहर जो है आपके वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के कैदियों वाली वैगन भी पहुँच गई है। फिर ये रिपोर्ट किया गया कि रेड जोन को सील कर दिया गया है, बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये इस्लामाबाद की इंतजामिया किससे ऑर्डर्स ले रही है? ये सवाल जो है ये फिर अरशद शरीफ साहब ने इसके ऊपर बात की और उन्होंने पूछा दोबारा भी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हमसे ऑर्डर्स नहीं लिए जा रहे। यानी उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद को कंट्रोल नहीं कर रहा था। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान था, उसकी काबीना मौजूद थी, काबीना की मीटिंग हो चुकी थी, अभी तक इमरान खान की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, चीज़ें उनकी कंट्रोल से बाहर चली गई थी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जब ये बताया गया इमरान खान साहब को कि कैदियों वाली वैगन पहुंच गई, अदालतें खुल गई, रेड जोन सील हो गया, और ये बात भी उन्होंने कही कि हम तो यहाँ से कोई ऑर्डर नहीं दे रहे, तो ये किसके लिए, कैसे ये ऑर्डर, किसके ऑर्डर मान रहे हैं इस्लामाबाद की इंतज़ामिया वाले? जब इमरान खान साहब ने ये सवालात उठाए तो इस पर डिस्कशन हो रही थी, तो इमरान खान साहब ने वहाँ पूछा कि देखना कोई रह तो नहीं गया इस मुल्क में जो मेरे खिलाफ ना हो। ये वो जुमला है जो मैंने उसी रात वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिपोर्ट किया था, और ये शायद पाकिस्तान के अवाम को चुभ गया जाके जुमला, और उन्होंने अगले दिन जो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया उस पर उन्होंने जो बैनर्स उठाए हुए थे, जो हाथों के अंदर उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, उन्होंने उनमें लिखा हुआ था कि खान साहब देखना कोई शहर रह तो नहीं गया जो आज आपके लिए बाहर ना निकला हो। तो इस तरीके से लोगों ने इसको महसूस किया जो इमरान खान साहब ने एक बात वहाँ पे उठाई। अच्छा, इमरान खान साहब के साथ हम बैठे, उनके साथ हम बात करते रहे। इमरान खान साहब को ऐसा लग रहा था कि ट्रस्ट का मसला हो रहा है। यानी वहाँ पे कुछ ऐसे लोग आ जा रहे थे जो पॉलिटिकल लोग थे उस लॉन के अंदर, जिनके आने पे मैं महसूस करता था कि इमरान खान साहब थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर लेते थे और उनके जाने के बाद दोबारा इमरान खान साहब बात करते थे। वो लोगों को मैं जानता हूँ। यानी वहाँ पे चंद लोग मौजूद थे जिनमें दो ऐसे लोग थे जिनको मैंने उस दिन बहुत परेशान भी देखा और इमरान खान के साथ पूरा जुड़ा हुआ देखा, जिनमें शहबाज गिल और मुराद सईद थे। कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो बिल्कुल रिलैक्स थे, उनको आइडिया था कि ये हो जाएगा। हमें ऐसा लगा कि इमरान खान साहब सिर्फ ये चाहते हैं कि हम इस सारी सूरत हाल को विटनेस कर लें, और उन्हें ये आइडिया हो गया है कि जो देखने के लिए हमें बुलाया गया था या जो हमें दिखाना था वो हमें अब नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन उन्होंने फिर भी हमें वक्त दिया। उस वक्त भी वो नहीं चाहते थे कि मीडिया वहाँ से कोई मनफी तासुर लेकर जाए, लिहाजा उन्होंने हमारे साथ जो मुलाकात की उसमें मैंने जो महसूस किया, बाकी सहाफ़ी इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, वो बहुत मजबूत आसाब के मालिक दिखाई दे रहे थे। वो ये मैच हार रहे थे और उनकी शिकस्त यकीनी थी, लेकिन इस वक्त भी वो मायूस नहीं लग रहे थे। यानी ऐसा लग रहा था कि वो एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी। बॉडी लैंग्वेज इमरान खान की ऐसे थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यानी वहाँ पे मौजूद बाकी लोगों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। बहुत सारे लोग परेशान थे,
दिक्कत में दिखाई दे रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब बहुत पुरसकून थे और इत्मीनान उनके चेहरे पे नजर आ रहा था। फिर हमसे जब उनकी मुलाकात खत्म हुई तो गालिबन उनको बुलाया गया किसी और मुलाकात के लिए, वो वहां चले गए और हम लोग वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चलना फिरना शुरू हो गए क्योंकि खबर हमें मिले। वहां हमें एक मरतबा फिर ये एक दोस्त ने आकर कहा कि साइफर आप ना देखें तो बेहतर है। तो हमने कहा जी वो तो अब यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। तो फिर हम चले गए डिप्टी एमएस के कमरे में। सहाफ़ियों को कहा गया कि आप यहाँ पे आ जाएं, इधर बैठ जाएं। वहाँ पे एक एक करके सहाफ़ी वापस जाना शुरू हो गए। आखिर में मैं और अरशद शरीफ साहब वहाँ पे बैठे रहे। डिप्टी एमएस ने मुख्तलिफ बातें हमारे साथ की और मुझे एक बात उनकी आज भी याद है। अरशद शरीफ वहाँ पे मौजूद थे, लगातार सिगरेट पी रहे थे और मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा था। मुझे सिगरेट से एलर्जी हो जाती है तो मुझे प्रॉब्लम होती है उससे। तो अरशद शरीफ साहब से मेरा इतना बड़ा ताल्लुक़ तो नहीं था उस वक्त, तो मैं खामोशी से बर्दाश्त कर रहा था। तो मुराद सईद वहाँ पे आए और फिर बाहर निकल गए। तो डिप्टी एमएस ने हमें कहा था कि ये जो आदमी बाहर गया ये हीरा है। तो हमने हैरान होकर मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि ये आदमी, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इतना ईमानदार वज़ीर शायद तारीख़ में नहीं आया होगा। मैंने कहा जी वो कैसे? तो उन्होंने बताया कि इस आदमी ने कभी अपनी वजारत से पानी की एक बोतल तक नहीं पी, वो जो हाफ लीटर वाली होती है। ये ऐसा ईमानदार आदमी है। ये बात मुझे डिप्टी एमएस ने कही थी और अरशद शरीफ ने उसकी तायीद की थी, क्योंकि अरशद शरीफ का कहीं मुराद सईद के साथ अच्छा ताल्लुक था और वो मुराद सईद को जानते भी थे। इमरान खान साहब के जो साथी थे वो एक एक करके वहाँ से रुखसत हो रहे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, और वो ये जानते थे कि अब ये आखिरी चक्कर उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का है इस हुकूमत में कम से कम। फिर इमरान खान साहब के निकलने का वक्त आया। मैं क्योंकि लाहौर से आया था, मुझे वापस लाहौर जाना था, तो मैंने ये प्लान किया कि मैं अपना जो वीलॉग है वो यहीं किसी दफ्तर में बैठ के कर लेता हूँ और यहाँ से वीलॉग करके उसको अपलोड कर देता हूँ, इस सारी सिचुएशन को बता देता हूँ और उसके बाद मैं भी लाहौर के लिए निकल जाता हूँ। तो मैंने वहाँ पे अमले से जब बात की, उन्होंने कहा जी इधर कहीं आप बैठ जाएँ। वहाँ एक कमरा था, वहाँ सोफे पे मैं बैठ गया। हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं थी, मोबाइल फ़ोन को हाथ में पकड़ा, माइक भी नहीं था शायद उस दिन। 9 अप्रैल 2022 की जो वीडियो है वो अगर आप देखें तो उसमें कैमरा हिल भी रहा है। तो वहाँ से बैठकर मैंने वो एक 12-13 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब को मैंने जाते हुए देखा। जब मैंने उन्हें जाते हुए देखा तो उनके पास कोई सामान नहीं था। मुझे बड़ी वो हो रही थी कि मैं देखूं कि अभी कोई ट्रक लगेगा, वहाँ पे सामान भरा जाएगा, वो सामान लेके इमरान खान साहब बनीगाला के लिए जाएंगे या उनके लोग जाएंगे। तो मैंने वहाँ पूछा लोगों से भी, इमरान खान साहब से भी पूछा, तो उनके पास वो सिर्फ एक डायरी होती थी जिसको वो लेकर आते थे और उसी डायरी को लेकर वो वापस चले जाते थे। डायरी के फ्रंट पे उन्होंने खादिम मदीना लिखा हुआ था, ऊपर उन्होंने एक आधा कोई सफ़ा रखा होता था ताकि लोग जो है वो इस टाइटल को जो लिखा हुआ है नॉर्मली ना पढ़ें। तो इमरान खान साहब जो हैं वो वहाँ से अकेले निकल गए। मैंने उनको जाते हुए भी देखा और मैंने जो कुछ उस रात वहाँ पे हुआ उस सारे को मैंने रिपोर्ट कर दिया। मेरा और अरशद शरीफ का एक बात पे उस रात इत्तफाक हुआ था और हम ये मान रहे थे या हमें ऐसा लगता था कि ये आगाज़ है, इख्तिताम नहीं है। यानी हमें ये लग रहा था कि ये इमरान खान का अंजाम नहीं हो सकता, उनकी सियासत का एक नया आगाज़ हो सकता है, क्योंकि जैसा इमरान खान हमने उस रात देखा उससे हमें तो यही महसूस हो रहा था। और उसके बाद मैंने उस वीलॉग में भी ये बात कही थी उस रात कि ये इख्तिताम नहीं है, पाकिस्तान के अवाम शायद इसको नहीं मानेंगे। और फिर 10 तारीख को जो हुआ इस मुल्क के अंदर वो पूरे पाकिस्तान ने देखा कि पूरा पाकिस्तान बाहर निकला। लेकिन पाकिस्तान लेट बाहर निकला, 24 घंटे पहले निकलता तो शायद सिचुएशन मुख्तलिफ होती। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को 2 साल गुजरने के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की है और एक बड़ा फैसला किया है। वो दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको मुल्की तारीख के स्याह तरीन और तबाहकुन तरीन साल करार दिया इन 2 बरसों को जो हुकूमत गिरने के बाद गुजरे हैं। और उन्होंने कहा कि बैरूनी इशारों पर और ज़ाती मफादात के तहत एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ मकरूश साजिश रचाकर पाकिस्तान की तबाही के लामहदूद सिलसिले की बुनियाद डाली गई। उस दिन एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर पाकिस्तान में लाकानूनियत, दस्तूर और कानून की पामाली और जमहूरियत की खुली आबरू रेजी का सिलसिला बद शुरू किया गया। अदलिया की आज़ादी को हर सतह पर सलब करके इन 2 सालों में उसे इंसाफ के कत्ल में मरकजी सहूलतकार बनाया गया। आइन और कानून की बालादस्ती पर इसरार करने वाले जजेस को इंतकाम का निशाना बनाया गया, जबकि खुली इल्ज़ाम तराशी, तौहीन और तकसीम के जरिए अदलिया को अमलन गैर मुअस्सर बनाया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से बाज़ाब्ता तंबीह के बावजूद 6% की शरह से तरक्की करते हुए मुल्क की मईशत को सियासी अदम इस्तेहकाम की भेंट चढ़ाकर 0 से नीचे गिराया गया। इन 2 बरसों के दौरान पाकिस्तान की सियासत और सहाफ़त की आज़ादियों का जनाजा निकाल कर अवाम के वोट के हक को बार बार पामाल, अवामी मैंडेट की खुली तौहीन की गई। 45% को छूती बदतरीन महंगाई के बोझ तले अवाम को कुचल दिया गया, जबकि सनत, ज़राअत, तिजारत समेत हर शोबे को तबाह करके बेरोजगारी, अफलास और भूख को आम किया गया।
खुद कफालत और खुद इंसारी की राह से हटाकर मुल्क को IMF के कदमों में डाल दिया गया और मुल्क कौम को अपनी नालायकी और नाअहलियत की भेंट चढ़ा दिया गया। साइफर, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातलाना हमले, गैर कानूनी खुफिया रिकॉर्डिंग्स, अरशद शरीफ की शहादत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की अदालती उमूर में मुदाखलत के हवाले से खत समेत तमाम अहम वाक़यात पर सच को छुपाया गया और ऐसी मज़मूम हरकतों से जिम्मेदारों को मुहासबे से बचाया गया। वतन अजीज की खुददारी और खुद मुख्तारी का जनाजा निकालते हुए उसे दुनिया की निगाहों में भिखारी बनाया और आलमी तौर पर तन्हाई का शिकार किया गया। बेहमियती और कौमी मफाद पर सौदेबाजी जैसे मुहर्रिकात के तहत कश्मीर और फ़लस्तीन पर उसूली कौमी पॉलिसी से बेजारी का इजहार करते हुए इसराइल को तस्लीम करने, मोदी सरकार से ताल्लुकात बहाल करने की खुफिया कोशिशें की गई। सरहद को गैर मुस्तहकम करते हुए मुल्क दुश्मनों और दहशतगर्दों की हिम्मत बंधाई गई और दहशतगर्द हमलों की तादाद और शिद्दत में इजाफे के खिलाफ किसी किस्म के मौसर इकदाम की बजाय पुलिस, इंतजामिया, इन सबको इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ। 8 फरवरी को वोट की पर्ची के जरिए दिए गए अवामी मैंडेट पर खुला डाका डालकर मुंतखब अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करके ईवानों को हारे हुए फार्म 47 ज़दा गुमाश्तों से भर दिया गया। नामुकम्मल ईवान से अपनी मर्जी के टाउटों को मुंतखब करवाकर सुबाइयत और नस्ल परस्ती को जिंदा, वफाक को मजीद कमजोर करने की मुजरिमाना कोशिश की गई। बेपनाह जुल्म और लाजवाल कुर्बानियों के बावजूद कौम का मोतबर कायद थका है, ना ही इसके पीछे खड़े 24 करोड़ पाकिस्तानी खुफिया और एलानिया आमिरों के इक्तदार पर कब्जा तस्लीम करके अपने हक से दस्तबरदार होने को तैयार हैं। यानी लोग ना थके ना इमरान खान थका। आइन को गैर मुताल्लिक करके इक्तदार पर जबरदस्ती कब्जा जमाने वालों की राह रोकने, उन्हें दस्तूर का पाबंद बनाने और उनसे अपना मैंडेट और मुस्तकबिल वागुजार करवाने के लिए अवाम जल्द एक तारीखी तहरीक के लिए निकल रहे हैं। साथ ही इसका जो एक पहला ऐलान किया उन्होंने कहा जी 2 साल मुकम्मल हो गए। तहरीक इंसाफ ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रजीम चेंज साजिश के 2 साल मुकम्मल होने, अवामी मैंडेट पर खुले डाके और अडियाला जेल में नाहक कैद बानी चेयरमैन इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कैदियों, कायदीन और कारकुनान की फौरी रिहाई के लिए चांद रात के मौके पर मुल्क भर में पुरअमन अवामी रैलियां, इज्तिमाआत में शिरकत करें। यानी अब चांद रात पे तो पुलिस लोगों को नॉर्मली नहीं मारती, गिरफ्तार नहीं करती, लोगों की ईद ख़राब हो जाती है। देखना है इस मरतबा हुकूमत क्या करती है। लेकिन चांद रात भी है और पुरअमन एहतजाज भी है। देखते हैं कि लोग कितनी बड़ी तादाद में निकलते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने इन 2 सालों में महसूस की है, पाकिस्तानियों का शऊर, पाकिस्तानियों की समझ, मामलात के बारे में पाकिस्तानियों का नॉलेज और इश्यूज़ पे पाकिस्तानियों की ग्रिप कभी इतनी मजबूत नहीं थी जितनी अब है। पाकिस्तानी इस मुल्क और इसके मसाइल के बारे में और हकीकी मसाइल के बारे में कभी इतना नहीं जानते थे जितना अब जानते हैं। ये मुल्क पिछले 2 सालों में बहुत बुरे हालात से गुजरा होगा, लेकिन ये मुल्क जाग रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।